कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के बॉस्टन शहर की एक जेल से, जहां हमारा हीरो स्पेंसर बड़े आराम से लाइब्रेरी में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह आदमी कभी शहर का सबसे दबंग पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन आज वही इंसान कैदी की वर्दी पहनकर अपनी सजा पूरी करने का इंतजार कर रहा है। असल में 5 साल पहले स्पेंसर अपने सीनियर ऑफिसर बॉयलान के घर उससे कुछ सवाल करने पहुंचा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बॉयलान की पत्नी बुरी तरह घायल थी और डर के मारे रो रही थी। ये देखकर स्पेंसर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और उसने अपने ही सीनियर की जमकर पिटाई कर दी। एक औरत पर हो रहे अत्याचार को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन इसी वजह से उसे 5 साल की जेल हो गई। अब आखिरकार उसकी सजा पूरी हो चुकी थी और आज वो जेल से बाहर निकलने वाला था। लेकिन बाहर जाने से पहले कुछ कैदियों ने सोचा कि क्यों ना उसे विदाई का तोहफा दिया जाए। सब मिलकर स्पेंसर को घेर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने खड़ा इंसान अकेला ही सब पर भारी पड़ने वाला है। कुछ ही पलों में स्पेंसर सभी की हालत खराब कर देता है और पूरे रौब के साथ जेल से बाहर निकल आता है। जेल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था उसका पुराना दोस्त और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हेनरी। वहीं स्पेंसर की एक्स गर्लफ्रेंड भी उससे मिलने आने वाली थी, लेकिन स्पेंसर अभी उससे मिलना नहीं चाहता था। इसलिए वो हेनरी से तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है और दोनों सीधे एक पुराने अपार्टमेंट की तरफ रवाना हो जाते हैं। हेनरी उसे अपने पिता के खाली पड़े फ्लैट में रहने के लिए लेकर आता है ताकि स्पेंसर कुछ दिन आराम से नई जिंदगी शुरू कर सके। थोड़ी देर बाद उसका पुराना साथी ड्रिस्कॉल भी उससे मिलने आता है। वो पूछता है कि अब आगे क्या प्लान है। नौकरी भी चली गई और 5 साल भी निकल गए। इस पर स्पेंसर मुस्कुराकर कहता है कि अब बस आराम से जिंदगी जीनी है और किसी मुसीबत से दूर रहना है। ड्रिस्कॉल उसके जवाब पर सिर हिलाता है और जरूरत पड़ने पर याद करने की बात कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद स्पेंसर अपनी प्यारी कुतिया से मिलने जाता है, जो पिछले 5 सालों से उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अब सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन तभी हेनरी एक और आदमी को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये था हॉक, जो दिखने में बेहद लंबा चौड़ा और ताकतवर था। हेनरी बताता है कि हॉक के पिता उसके पुराने दोस्त थे और अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। वो भी अभी जेल से बाहर आया है, इसलिए अब कुछ समय तक वो भी इसी घर में रहेगा। ये सुनते ही स्पेंसर का मूड खराब हो जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसे अपना घर किसी अजनबी के साथ शेयर करना पड़े, लेकिन असली झटका तो उसे तब लगता है जब उसकी अपनी कुतिया उसे छोड़कर सीधे हॉक के पास जाकर बैठ जाती है। बेचारे स्पेंसर का चेहरा देखने लायक था। अब कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां वही करप्ट पुलिस ऑफिसर बॉयलान रात के समय अपनी कार से घर लौट रहा होता है। तभी उसके पास उसके जूनियर ऑफिसर टेरेरेंस का इमरजेंसी कॉल आता है। टेरेरेंस उसे तुरंत एक बस टर्मिनल पर बुलाता है। बॉयलान बिना कुछ सोचे वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे समझ आ जाता है कि वो जाल में फंस चुका है। कुछ हथियारबंद लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। बॉयलान कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे लोग उस पर टूट पड़ते हैं और बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। अगली सुबह पूरे बॉस्टन शहर में सनसनी फैल जाती है। पहली खबर आती है कि कैप्टन बॉयलान का मर्डर हो चुका है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उसी वैन के अंदर टेरेरेंस की लाश मिलती है, जिससे पिछली रात हमलावर आए थे। पुलिस बिना ज्यादा जांच किए ये कहानी बना देती है कि पहले टेरेरेंस ने बॉयलान को मारा और फिर डर के मारे खुद को गोली मार ली। टीवी पर यह खबर देखते ही स्पेंसर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो टेरेरेंस को अच्छी तरह जानता था। वो ईमानदार था और ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता था। इसी दौरान ड्रिस्कॉल फिर से स्पेंसर से मिलने आता है। वो बताता है कि पुलिस को बॉयलान के मर्डर में स्पेंसर पर भी शक है। ये सुनकर हेनरी तुरंत कहता है कि पूरी रात स्पेंसर उसके साथ इसी घर में था। ड्रिस्कॉल समझाता है कि वो सिर्फ दोस्त होने के नाते उसे पहले से सावधान कर रहा है, लेकिन स्पेंसर समझ चुका था कि कुछ करप्ट पुलिस वाले अभी भी उससे पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। उसे इस पूरे मामले में कुछ बहुत बड़ा खेल नजर आने लगता है। वो तय कर लेता है कि चाहे अब उसके पास पुलिस की वर्दी ना हो, लेकिन सच का पता लगाए बिना वो बिल्कुल नहीं बैठेगा। सबसे पहले वो टेरेरेंस की पत्नी तिया से मिलने पहुंचता है। तिया पहले से ही डरी हुई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस जल्दबाजी में केस बंद कर देगी। स्पेंसर उससे पूछता है कि क्या हाल के दिनों में टेरेरेंस और बॉयलान के बीच किसी तरह का झगड़ा हुआ था। तिया बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और अक्सर बॉयलान टेरेरेंस को अपने साथ बाहर लेकर जाता था। ये बात सुनते ही स्पेंसर का शक और गहरा हो जाता है। वो तिया को सावधान रहने की सलाह देता है और खुद अगले सुराग की तलाश में निकल पड़ता है। स्पेंसर सीधे उस लोकल बार में पहुंचता है जहां अक्सर पुलिस वाले आया करते थे। वहां वो टेरेरेंस के एक करीबी साथी को अलग ले जाकर पूछता है कि आखिर पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा था। पहले तो वो पुलिस वाला चुप रहता है, लेकिन फिर धीरे से एक बड़ा राज खोल देता है।
वो बताता है कि टेरेंस को शक था कि कैप्टन बॉयलन अंदर ही अंदर बहुत बड़े भ्रष्ट खेल में शामिल है, इसलिए वो चुपचाप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। ये सुनते ही स्पेंसर समझ जाता है कि मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तभी वहाँ नए सार्जेंट मैकलिन की एंट्री होती है, जिसे टेरेंस की मौत के बाद प्रमोशन मिला था। वो स्पेंसर को बार में पूछताछ करते देख भड़क जाता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में मैकलिन स्पेंसर पर पहला मुक्का चला देता है। स्पेंसर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो भी जवाब देता है, लेकिन अगले ही पल बाकी पुलिस वाले उस पर टूट पड़ते हैं। अकेला स्पेंसर कई लोगों से लड़ता है, फिर भी आखिरकार उसे बुरी तरह पीटकर बार के बाहर फेंक दिया जाता है। जमीन से उठते हुए अचानक उसकी नजर सामने लगी एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे पर जाती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि शायद यही कैमरा उस रात का सच छुपाए बैठा है। स्पेंसर सीधे उस दुकान के मालिक के पास पहुंचता है। वो उससे सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है, लेकिन दुकानदार साफ मना कर देता है। अब स्पेंसर के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो मौका देखकर दुकान की पूरी हार्ड डिस्क ही उठाकर वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर वो हॉक की मदद से उस रात की सारी रिकॉर्डिंग देखने लगता है। काफी देर तक फुटेज देखने के बाद उन्हें एक ऐसा सुराग मिलता है जो पूरे केस की दिशा ही बदल देता है। मर्डर वाली रात टेरेंस अपनी वैन में नहीं बल्कि एक पीले रंग की सुपर कार में बैठकर वहां से गया था। इतना ही नहीं, उसकी नीली वैन को कोई दूसरा आदमी चला रहा था और वही उस पीली कार के पीछे पीछे जा रहा था। इसका मतलब साफ था कि पुलिस की बनाई हुई कहानी पूरी तरह झूठी थी। टेरेंस उस समय अपनी वैन में था ही नहीं। ये सुराग मिलते ही स्पेंसर बिना देर किए सीधे उस बस टर्मिनल पहुंच जाता है जहां बॉयलान की लाश मिली थी। वहां पहुंचकर वह पूरे इलाके को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि बॉयलान की कार को टेरेंस की वैन ने जरूर टक्कर मारी थी, लेकिन वैन चला कोई और रहा था। अब स्पेंसर को पूरा यकीन हो जाता है कि पहले बॉयलान का मर्डर हुआ, फिर टेरेंस को भी रास्ते से हटा दिया गया और आखिर में पूरे केस का इल्जाम उसी के सिर मर दिया गया। यानी ये सब पहले से प्लान की गई साजिश थी। तभी जमीन पर पड़े एक चबाए हुए टूथपिक पर उसकी नजर जाती है। ये देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि ये आदत किस इंसान की है। बिना समय गवाए वो सीधे ड्रिस्कॉल के पास पहुंचता है और पूछता है कि वो मर्डर वाली जगह पर क्या कर रहा था। लेकिन ड्रिस्कॉल, जो अब बॉयलान की जगह नया कैप्टन बन चुका था, बड़ी सफाई से हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि वो कभी उस जगह गया ही नहीं। स्पेंसर उसकी बातें सुन तो लेता है, लेकिन उसके मन में शक पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। कुछ देर बाद स्पेंसर हॉक को ढूंढते हुए एक बॉक्सिंग जिम पहुंचता है। हेनरी चाहता था कि हॉक जेल से बाहर आने के बाद अपनी ताकत सही जगह लगाए और प्रोफेशनल बॉक्सर बने, इसलिए उसने स्पेंसर को उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों एक कैफे में खाना खाने पहुंचते हैं। तभी वहां स्पेंसर की एक्स गर्लफ्रेंड डेविस आ जाती है। वो गुस्से में उससे पूछती है कि जेल से बाहर आने के बाद उसने एक बार भी उससे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। स्पेंसर झूठ बोल देता है कि वो हमेशा के लिए एरिजोना जा रहा है और उसकी जिंदगी में दोबारा परेशानी नहीं लाना चाहता। ये सुनकर डेविस भावुक हो जाती है और जाते जाते उसे एक छोटा सा यादगार तोहफा देकर वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही स्पेंसर कैफे से बाहर निकलता है, उसकी नजर अचानक उसी पीले रंग की सुपर कार पर पड़ती है जिसे उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। बिना एक पल गवाए वो उस कार के पीछे दौड़ पड़ता है। वो शॉर्टकट रास्ते से कार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रास्ते में एक गुस्सैल कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। बेचारा स्पेंसर कार छोड़कर अपनी जान बचाने में लग जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि उसकी पैंट तक फट जाती है। आखिरकार कुत्ते का मालिक बाहर आकर उसे बचाता है, लेकिन तब तक पीली कार आंखों से ओझल हो चुकी होती है। गुस्से से भरा स्पेंसर वापस जिम पहुंचता है और हॉक पर भड़कने लगता है कि अगर उसने मदद की होती तो शायद वो कार पकड़ी जा सकती थी। लेकिन हॉक बिल्कुल शांत रहता है। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने भागती हुई कार का नंबर पहले ही नोट कर लिया था। ये सुनते ही स्पेंसर का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और दोनों अगले सुराग की तरफ बढ़ जाते हैं। कार का नंबर लेकर स्पेंसर सीधे आरटीओ ऑफिस पहुंचता है। वहां का कर्मचारी पहले तो उसे कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है क्योंकि स्पेंसर अब पुलिस में नहीं था। लेकिन स्पेंसर उसे उसकी पुरानी करतूत याद दिला देता है कि पहले वो पैसे लेकर कई बार जानकारी दे चुका है। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो आखिरकार रिकॉर्ड निकाल देता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो नाम आता है उसे देखकर स्पेंसर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उस कार का मालिक था चार्ल्स, जो शहर का बेहद खतरनाक ड्रग माफिया था। स्पेंसर चार्ल्स को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो हेनरी और हॉक को लेकर उसके अड्डे के सामने नजर रखने बैठ जाता है। इंतजार करते हुए वो दोनों को चार्ल्स का पुराना इतिहास बताता है। वो कहता है कि चार्ल्स सिर्फ ड्रग्स बेचने वाला अपराधी नहीं, बल्कि पैसों के लिए किसी का भी मर्डर करवाने वाला बेहद खतरनाक इंसान है। सबसे बड़ी बात ये थी कि शहर के कई ताकतवर लोग उसे बचाते थे, इसलिए पुलिस भी कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। स्पेंसर फिर 5 साल पुरानी एक घटना याद करता है। उस समय वह एक सरकारी जमीन खाली कराने के मिशन में तैनात था। वहाँ एक गरीब लड़की ने अपनी जमीन छोड़ने से मना कर दिया था। कुछ दिनों बाद उसी लड़की की लाश मिली।
और पूरा मामला दबा दिया गया। लेकिन स्पेंसर ने अकेले जांच जारी रखी और उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें चार्ल्स के आदमी साफ दिखाई दे रहे थे। वो सबूत लेकर जब बॉयलन के पास पहुंचा तो उसने फुटेज को नकली बताकर केस बंद कर दिया। उसी दिन स्पेंसर को समझ आ गया था कि बॉयलन भी इस पूरे खेल का हिस्सा है। गुस्से में उसने उसी के घर जाकर उसकी पिटाई की थी और नतीजा ये हुआ कि उसे 5 साल जेल की सजा मिल गई। अब सारी कड़ियां धीरे धीरे जुड़ने लगी थीं। स्पेंसर, हेनरी और हॉक तीनों समझ चुके थे कि कानून के अंदर बैठे कुछ लोग ही असली अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। इसलिए वे फैसला करते हैं कि अब सच सामने लाकर टेरेंस का नाम हर हाल में साफ करेंगे। गुस्से में हॉक चार्ल्स की सबसे पसंदीदा कार के टायर पंचर कर देता है। अगले दिन स्पेंसर फिर से चार्ल्स का पीछा शुरू करता है। काफी देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चार्ल्स वहां किसी और से नहीं बल्कि नए सार्जेंट मैकलिन से मिलने आया था। दोनों बेहद सावधानी से बात कर रहे थे और फिर मैकलिन चार्ल्स से नोटों से भरा एक बड़ा बैग लेकर वहां से निकल जाता है। अब साफ हो चुका था कि दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन तभी स्पेंसर की मुलाकात वहां छिपे 2 FBI एजेंट से होती है। वे बताते हैं कि उन्हें काफी समय से शक है कि बोस्टन पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी अपराधियों के साथ मिलकर करोड़ों का गैर कानूनी कारोबार चला रहे हैं। FBI की ये बात सुनकर स्पेंसर के दिमाग में जेल का वही कैदी याद आता है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। उसे लगता है कि शायद उस आदमी के पास इस पूरे नेटवर्क की कोई अहम जानकारी हो। स्पेंसर दोबारा उसी कैदी से मिलने जेल पहुंच जाता है। वो सबसे पहले उससे पूछता है कि रिहाई वाले दिन उस पर हमला करने के लिए किसने भेजा था और आखिर FBI किन लोगों के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन वो कैदी मुंह खोलने से साफ मना कर देता है। तभी स्पेंसर हेनरी को वीडियो कॉल करता है। दूसरी तरफ हॉक उस कैदी की पत्नी के साथ बैठा दिखाई देता है। ये नजारा देखते ही कैदी पूरी तरह बौखला जाता है। स्पेंसर भी मौका देखकर कहता है कि अगर सच नहीं बताया तो शायद जेल से बाहर निकलने तक बहुत देर हो जाएगी। आखिरकार दबाव में आकर वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, वंडरलैंड। इसके बाद वो अजीब तरह से हंसने लगता है और कहता है कि अब स्पेंसर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन स्पेंसर उसकी धमकी पर ध्यान देने के बजाय उस सीक्रेट कोड का मतलब जानने निकल पड़ता है। वो अपने पुराने खबरी वायने से मिलता है जो उसे बताता है कि वंडरलैंड कोई आम जगह नहीं बल्कि समंदर किनारे बना एक आलीशान कैसीनो है। वायने बताता है कि इस कैसीनो की आड़ में इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग का बड़ा खेल चलता है। यहाँ भ्रष्ट पुलिस अफसर, बड़े बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग मिलकर करोड़ों का काला कारोबार करते हैं। ये सुनते ही स्पेंसर को समझ आ जाता है कि सालों पहले जिस गरीब लड़की का मर्डर हुआ था उसकी जमीन पर कब्जा करने के पीछे भी यही गैंग था। सच अपनी आंखों से देखने के लिए स्पेंसर खुद वंडरलैंड कैसीनो पहुंच जाता है। लेकिन उसकी हरकतें देखकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है। हालांकि स्पेंसर अपनी बातों से उन्हें उलझाकर किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। उधर शहर में कैप्टन बॉयलान और टेरेंस का अंतिम संस्कार चल रहा होता है। वहीं मैकलिन अपने नए बॉस ड्रिस्कॉल से कहता है कि स्पेंसर लगातार इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने सबूत जुटा लिए तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर ड्रिस्कॉल बिना किसी डर के कहता है कि उसने पहले ही चार्ल्स के आदमियों को स्पेंसर की सुपारी दे दी है। अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। और सचमुच कुछ ही देर बाद जब स्पेंसर एक रेस्टोरेंट से खाना लेकर बाहर निकलता है तभी हथियारबंद गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हॉक कार में आराम से बैठा गाने सुन रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्पेंसर पर पड़ती है वो बिना एक पल गवाए कार सीधे दुकान के अंदर घुसा देता है। वो स्पेंसर को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह ले जाता है और दोनों किसी तरह हमलावरों से बच निकलते हैं। स्पेंसर समझ जाता है कि अब दुश्मनों को उसके हर कदम की खबर है। इसलिए वो हेनरी और हॉक को लेकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डेविस के घर पहुंचता है। शुरुआत में डेविस उन्हें देखकर नाराज होती है, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद वह उन्हें अपने घर में छिपने की इजाजत दे देती है। इसी बीच टेरेंस की पत्नी तिया अपने घर लौटती है तो देखती है कि पूरा घर बुरी तरह बिखरा हुआ है। साफ था कि कोई वहां कुछ ढूंढने आया था। वो तुरंत स्पेंसर को बुलाती है। स्पेंसर समझ जाता है कि टेरेंस जरूर कोई अहम सबूत पीछे छोड़ गया है। तब तिया अपने पर्स से एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग निकालती है। ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसे टेरेंस अपनी मौत से पहले FBI तक पहुंचाना चाहता था। स्पेंसर रिकॉर्डिंग सुनता है और उसके सामने पूरे खेल का सच खुलने लगता है। रिकॉर्डिंग में टेरेंस बॉयलान से कह रहा होता है कि वह इस गंदे धंधे से बाहर निकल आए। वह उसे नई नौकरी दिलाने का भरोसा भी देता है। बदले में बॉयलान पूरे नेटवर्क का सच बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वंडरलैंड का धंधा चार्ल्स चलाता है। चार्ल्स के ऊपर मैकलिन है और इन सब का असली सरगना ड्रिस्कॉल है। लेकिन इससे पहले कि ये रिकॉर्डिंग FBI तक पहुंचती, ड्रिस्कॉल को इसकी भनक लग गई थी। उसी ने पहले बॉयलान और फिर टेरेंस की हत्या करवाई ताकि कोई भी सच दुनिया के सामने न ला सके।
सच सामने आते ही स्पेंसर अकेला ही ड्रिस्कॉल के पास पहुंचता है। वो उसे आखिरी मौका देते हुए कहता है कि अगर अभी भी सरेंडर कर देगा तो शायद कुछ बच सके। लेकिन करोड़ों के काले पैसे के नशे में चूर ड्रिस्कॉल उल्टा स्पेंसर को ही जान से मारने की धमकी दे देता है। स्पेंसर तुरंत वो रिकॉर्डिंग लेकर FBI एजेंट्स के पास पहुंचता है, लेकिन एजेंट्स कहते हैं कि अदालत में इस ऑडियो को एडिटेड बताकर खारिज किया जा सकता है। उन्हें ऐसा सबूत चाहिए जिसे कोई झुठला ना सके, यानी ड्रग्स की पूरी खेप। स्पेंसर सीधे चार्ल्स के अड्डे पर पहुंचता है। वो चार्ल्स की जमकर धुनाई करता है और आखिरकार चार्ल्स अगली ड्रग्स खेप की पूरी जानकारी उगल देता है। अब स्पेंसर और हॉक हाईवे पर उस ट्रक का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही ट्रक वहां पहुंचता है, हॉक उसका शीशा तोड़ देता है। दोनों मिलकर गुंडों को काबू में कर लेते हैं और ड्रग्स से भरा पूरा ट्रक अपने कब्जे में लेकर डेविस के गैराज में छिपा देते हैं। उनका प्लान था कि सुबह होते ही FBI को बुलाकर पूरा माल उनके हवाले कर देंगे, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। हेनरी का अपहरण हो चुका था। कुछ ही देर बाद ड्रिस्कॉल का फोन आता है। वो कहता है कि अगर हेनरी को जिंदा देखना चाहते हो तो पूरा माल लेकर वंडरलैंड कैसीनो पहुंच जाओ। दूसरी तरफ वंडरलैंड में ड्रिस्कॉल, चार्ल्स और उनके सारे हथियारबंद आदमी तैयार बैठे थे, लेकिन सबसे पहले वहां डेविस पहुंचती है। वो बातों बातों में हेनरी को उनकी कैद से बाहर निकाल लेती है। उसी समय स्पेंसर और हॉक एक विशाल कंटेनर ट्रक लेकर वहां पहुंच जाते हैं। ट्रक की टक्कर से माफिया की कई गाड़ियां चकनाचूर हो जाती हैं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। ड्रिस्कॉल जान बचाकर गोदाम के अंदर भागता है। स्पेंसर भी उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में चार्ल्स की गुंडे आ जाते हैं। तभी हॉक पूरी ताकत के साथ उनके सामने खड़ा हो जाता है और स्पेंसर से कहता है कि वो ड्रिस्कॉल का पीछा करे, बाकी सबको वो अकेला संभाल लेगा। इसके बाद शुरू होती है आखिरी भिड़ंत। एक तरफ स्पेंसर और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा गद्दार दोस्त ड्रिस्कॉल। स्पेंसर उसे गोली मारने के बजाय अपनी बंदूक फेंक देता है और आमने सामने की लड़ाई चुनता है। दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट होती है। आखिरकार स्पेंसर ड्रिस्कॉल को पूरी तरह हरा देता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। दूसरी तरफ हॉक भी बाकी गुंडों का खेल खत्म कर चुका होता है। कुछ ही देर बाद FBI मौके पर पहुंच जाती है। स्पेंसर पूरे गैंग को ड्रग्स की खेप समेत FBI के हवाले कर देता है। इस बार सबूत इतने मजबूत थे कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाता। कोर्ट सभी दोषियों को कड़ी सजा सुनाती है। वहीं पूरे देश के सामने ये सच भी आ जाता है कि टेररेंस कोई अपराधी नहीं बल्कि एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर था, जिसने अपनी जान देकर भी सच का साथ नहीं छोड़ा। कहानी के आखिर में स्पेंसर, हॉक, हेनरी और डेविस एक कैफे में बैठकर सुकून के पल बिता रहे होते हैं। तभी टीवी पर एक और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की खबर चलती है। स्पेंसर उस खबर को देखता है और उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी मुस्कान लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी अगली लड़ाई बस शुरू होने वाली है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही शानदार मूवीज की एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि इस फिल्म में आपका पसंदीदा किरदार कौन था, स्पेंसर, हॉक या फिर कोई और। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें